श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगा हर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं आज मैं पहुंचा हूं जन मिलन केंद्र धानाचूली में, जहां वसुंधरा पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति अल्मोड़ा द्वारा कार्बन अवशोषण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक व एडीजी डॉक्टर विजय रावत जी। श्रोताओं वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौर में उत्तराखंड के पंचायती वन कार्बन डाई ऑक्साइड का अवशोषण कर वायुमंडलीय तापमान वृद्धि को कम करने में अहम भूमिका के बारे में स्थानीय लोगों के बीच में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। श्रोताओं सुनते हैं उनकी महत्वपूर्ण वार्ता जो वनों द्वारा कार्बन अवशोषण को लेकर है। आप सबको एक बार फिर नमस्कार। और आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी सरपंच वन पंचायत, पूर्व सरपंच वन पंचायत श्री मेरा जी, मेरे मित्र डॉक्टर नेगी जी ने बड़ा आदेश दिया कि साहब ये कार्यक्रम हमको वन पंचायत पे करना है, कार्बन संबंधित आप जरूर आइए। तो इनके आदेश को ठुकरा नहीं सका, क्योंकि कार्बन जलवायु परिवर्तन मेरा इंटरेस्ट का विषय है, तो मैं इसलिए जरूर आया उसमें। इस समय जलवायु पर्यावरण की सब बात कर रहे हैं, पर्यावरण शोध संस्थान इनका है। पर्यावरण सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या क्या है हमारे पास इस समय? अखबारों में, मीटिंग में, टीवी में, रेडियो में छाया हुआ है पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गर्मी। पहले बहुत ही प्रदूषण था, सब पीछे हो गया। अब जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी बात हो गई, और वो सब उसी से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से हो रहा है। वो पेड़ कटान से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो पेड़ कटान समस्या पैदा कर रहा है जी। तो समस्या की मूल जड़ जो थी, इसकी बैकग्राउंड क्या थी कि नेगी साहब ने कार्बन डाइऑक्साइड बताया बहुत खराब गैस है, जहरीली गैस है। बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के जीवन संभव नहीं है दुनिया में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही बनी, जो हम सांस, जो पेड़ पौधे, सबसे पहले पेड़ पौधा आया, उसके बाद हम आए। तो पेड़ कार्बन उसके लिए भोजन है। जितनी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। जिन्होंने 70, 72, 80 के आसपास हाई स्कूल इंटर किया होगा, जो लड़के जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, उन्होंने पढ़ा होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.03 ppm। 1000 साल पहले 10 लाख में 285 हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड थी। आज से 50 साल पहले 10 लाख में 300 कार्बन डाइऑक्साइड थी, और आज वो 10 लाख में 415-20 के करीब हो गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छी गैस है, लेकिन हुआ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोई भी चीज़ जब अति मात्रा में तो जहरीली हो जाती है हमारे लिए। तो जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए थी, और ऊर्जा हमारी कहाँ से आई? सारी बिजली हमारी कोयले से आ रही है, पेट्रोल से आ रही है। अभी जल से हमारे केवल 20-30% आती है। हिंदुस्तान में 70% ऊर्जा आज भी कोयले से आती है, और सारी दुनिया में आ रही है। तो जब ये कोयला, अच्छा कोयला कहाँ से आया? नेगी जी ने बोला कि सूर्य जो है, सारी दुनिया में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। मैं कहूँ कि पेट्रोल और कोयला कहाँ से आ रहा है? वो भी लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे थे, जानवर थे, जो दब गए, जमीन में मर गए, और उनके जलने गलने से वो पेट्रोलियम बना, कोयला बना। सारा कोयला जो है पेड़ पौधे ही हैं। वो पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से ही पनपे थे। तो आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सारी दुनिया में ऊर्जा का स्रोत केवल सूर्य है। और आज हम सूर्य घर योजना प्रधानमंत्री चल रही है। सारी बिजली अब हमारा है कि हम सूर्य से बिजली लें, डायरेक्ट ले रहे हैं हम सूर्य से बिजली। अदरवाइज सारी बिजली, कोयले की बिजली हो, पेड़ की बिजली हो, सब सूर्य से आ रही है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लाखों करोड़ों साल से जमीन में दबी हुई थी, उसको हमने निकालना शुरू किया, कोयले को, पेट्रोल को, और उसे धनाधन अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू करी, गाड़ियां चली, कार चली। 50 साल पहले एक कार भी नहीं होगी आपके गांव में, आज मतलब इतना कि जाम लग रहा है, 3-4 जगह में घंटों घंटों जाम मिल गया। ये सब पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पेट्रोल वायुमंडल में फेंक रहे हैं, और उस पेट्रोल से आज वायु थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो जब वैज्ञानिकों में ये हो क्यों रहा? कुछ यूरोप में कई वैज्ञानिकों ने 100 साल पहले चेता दिया था, आज जिस मात्रा में हम कोयले का, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे दुनिया में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन सरकारें चेती नहीं। तो लगभग 50 साल पहले उन्होंने चेतना शुरू कर, जब बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक आंकड़े आने शुरू हुए, जलवायु सिस्टम हमारा बदलने लगा। आपने देखा होगा पहले तो जाड़ों में बारिश होती थी, झड़ी लगती थी, आज वो बारिश खत्म हो गई है। आज भी था कि वो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वो ईरान से चलते चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक पहुंचेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक खत्म हो जाएगा, उत्तराखंड में नहीं आएगा। 30 तारीख को देखना, आप अखबार में आ जा रहा होगा 30 तारीख बारिश होनी है। मौसम पैटर्न चेंज हो गया। तो ये सब जलवायु चक्र है जो बदल रहा है। और सबसे ज़्यादा आज आप, हम अपने वन की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं आप अपने वन की, और आपने बताया कि जल, पानी जो है सबसे, जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से सारी दुनिया में सबसे पहले जो कमी है वो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी।
आज प्रति व्यक्ति पानी हिंदुस्तान में भी डेंजरस लेवल पर आ गया है पानी। अब दुनिया के कई देश जहाँ पानी लगभग खत्म ही है। केप अफ्रीका में केप टाउन शहर में पानी नहीं मिल रहा है। और 50 साल पहले जो लोग बोतल का पानी पीते थे, हम हंसते थे उन पे। मैं भी जब दिल्ली एग्जाम देने जाता था यूपीएससी के, तो लोग बोतल का पानी पीते थे, हम यार पागल यार, पानी खरीद रहा था 10 रुपये का 20 रुपये का। आज हर कोई बोतल का पानी यहाँ तक आ गया पहाड़ों में। तो जिस तरह से वो 50 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं करी कि आपके गांव में पहाड़ का पानी बिकेगा, तो आज वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बिकनी शुरू हो गई है। अब पहले तो ऑक्सीजन बिक रही थी पहाड़ों में, जहाँ ऑक्सीजन बिकी। अब कुछ समय आ रहा है कि जो नेक्स्ट जी ने एक कंसेप्ट दिया कि कार्बन भी बिकेगी। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, कहीं चल रहा है, धीरे धीरे कहीं बिकनी शुरू हो गई है। इंडिया में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हो रही है। दक्षिण भारत के राज्य तो खूब बेच रहे हैं अपनी कार्बन, अपने जंगलों में कार्बन जो है। उत्तराखंड में संभव वैज्ञानिक चर्चाएं तो बहुत हुई, लेकिन वो धरातल पे उतरा नहीं। तो ये एक बैकग्राउंड है जलवायु परिवर्तन की, कि क्यों हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जब वैज्ञानिकों ने चिंता करी कि क्यों हो रहा है, तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा दोषी है, इसको कम करो। तो चर्चाएं शुरू हुई, एक संधि हुई, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि करी। उस संधि में उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है भाई, गर्मी हो रही है, सारे दुनिया के देश अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस ये जो गैसें फेंक रहे हैं, इनको फेंकना कम करें। तो कुछ गरीब देश थे, एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, विकसित देश है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। एक है जो विकासशील देश है हम। हमारा कहना है भाई तुम तो 100 साल से विकसित हो रहे थे, जो कुछ प्रदूषण किया तुम लोगों ने किया, हम तो अभी विकास की राह में हैं। हमारे हालांकि तो मतलब लगभग सभी गाँव में बिजली है, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलती नहीं है। तो मेरे को अगर अपने हर आदमी को बेसिक जीवन की सुविधा देनी है, तो मुझे अपनी बिजली का इस्तेमाल करना ही करना है, मुझे अपने कोयले का इस्तेमाल करना ही करना है। तो हमने ये कहा कि जो इन्होंने दुनिया के देशों को जब ये कहा सब कम करो, उन्होंने कहा हम नहीं कम करेंगे। तो इंडिया, चाइना, कुछ जो विकसित देश थे, उनका हम तो भी विकास के रास्ते पे हैं, आप विकसित हो चुके हो, आप अपना काम करो, हमको रास्ता दिखाओ, जब आप कुछ कम कर लोगे तो हम भी कम करेंगे। तो फैसला हुआ कि चलो भाई क्योटो जापान में संधि 2097 में हुई कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, अमेरिका, चीन, अमेरिका, जापान वगैरह, इंग्लैंड, यूरोप कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये अपना जो 2090 में जितना कार्बन छोड़ रहे थे उसका 5% कम करें 2012 तक। अमेरिका अड़ गया, उसने कहा जी ये तो चीन, और आज की तारीख में हम तीसरे सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने वाले देश हैं। चीन सबसे ज़्यादा है, अमेरिका नंबर 2 पे है, हम नंबर 3 पे हैं। लेकिन हमारा कहना है अभी हम बहुत पिछड़े हैं भाई, अपने अपने बराबर आने तो हमको, तो हम भी कर लेंगे कम। लेकिन चीन अड़ गया, उसका नहीं, जब तक आप अमेरिका चीन को और इंडिया को नहीं लाते हो तब तक मैं साइन नहीं करता। तो चीन उस संधि से बाहर हो गया, लेकिन और देश उस संधि में आए, तो 2012 तक प्रयास किए सबने। अब ये हुआ कि इसको कम कैसे करें। आज की तारीख में भी दुनिया का सारा ऊर्जा का स्रोत तो कार्बन ही है। अगर कार्बन खत्म कर दें, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए आप, जीवन ही पटरी से उतर जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो यार इसको फिर कोई ऐसे तरीके निकालो कि लोग प्रोत्साहित हों कार्बन को कम करने के लिए। तो एक कार्बन व्यापार की कंसेप्ट आई, कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन जो एक व्यापारिक वस्तु बन गई, जैसे आज मेरा पानी व्यापारिक वस्तु हो गया, ऑक्सीजन व्यापारिक वस्तु है, लकड़ी वगैरह तो पहले से थी। तो कार्बन एक व्यापारिक वस्तु आई, और डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश, उनको कहा भाई तुम अपना कार्बन कम करो, जो जितना कार्बन कम करेगा, सपोज 2 कंट्री को कहा तू 5% कम कर, तुम 10% कम करो। अगर ये 5 कम नहीं कर सकता है, तो जिसने 10 कम कर लिया उससे कुछ खरीद लिया अपना कार्बन। तो इस तरह कार्बन व्यापारी कंसेप्ट आई। तो ये उन्हीं विकसित देशों में हुई। इनमें डेवलप्ड कंट्री को फिलहाल 10-20 साल की छूट दे दी गई, तो आप तब तक अपना कम, मतलब अपना कर लो, आपको कोई बाध्यता नहीं है कम करने की। लेकिन ये कहा कि अगर आप अपने आप से वॉलंटरी रूप से, स्वैच्छिक रूप से कुछ कम कर सकते हो अपना कार्बन, तो जितना तुमने कम करो वो जो विकसित देश वाला है वो खरीद लेगा तुमसे। तो इसको एक स्वच्छ विकास प्रक्रिया बोला। हालांकि इनको कोई फाउंडेशन नहीं थी, लेकिन अब वॉलंटरी स्वैच्छिक रूप से कम कर रहे हो तो खरीद सकते हैं आप। तो पेड़ हमारे पास एक ऐसा साधन है, वन हमारे पास ऐसा साधन है जो फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रहा है। तो ये कंसेप्ट आई, और इस कंसेप्ट को सारी दुनिया ने अडॉप्ट किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो पुराना वन है वो तो कुदरती रूप से हो रहा था, उसमें तो आपने कुछ नहीं किया। अगर आप मानव जनित प्रयास से, ह्यूमन एफर्ट से कोई पेड़ लगाते हैं नया, तो उसका आपको पैसा मिल सकता है, उसकी आपको कीमत मिल सकती है, उसकी वैल्यू मिल सकती है। और वो अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन कैप्चर कर रहा है, उसको कोई एजेंसी स्वतंत्र रूप से नाप ले, वेरीफाई कर ले। एक चीज़ वो नापना, मैंने नाप दिया, एक तीसरे आदमी ने वेरीफाई किया उसको, थर्ड पार्टी ने, और एक ने रिपोर्ट किया उसको। अगर वो मेजर हो गया, रिपोर्ट हो गया, वेरीफाई हो गया, तो उसका आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट दुनिया में ली गई, और हिंदुस्तान आजकल फॉरेस्ट के, हिंदुस्तान वैसे कार्बन ट्रेडिंग में नंबर 2 पे है, जिसमें हमारी सोलर एनर्जी भी आती है। जैसे अगर सपोज करो पहले हमारे लट्टू वाले बल्ब लगते थे, जो 40 वाट का, 60 वाट का, 80 वाट का बल्ब होता था, आज उससे ज़्यादा ऊर्जा मेरा 5 वाट का बल्ब दे रहा है। तो 60 वाट में जितनी बिजली खर्च होती थी और 5 वाट में जितनी बिजली खर्च हो रही है, इसका एक कार्बन फुटप्रिंट है, क्योंकि वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आई है। तो वो जो 60 और 5 वाट के बीच में जो 55 वाट है, उससे मैंने कितनी बिजली बचाई, उस बिजली का कार्बन
कितना था जो वहाँ से आया उसका पैसा मिल जाता है। कई कंट्री ले रही हैं, इंडिया भी ले रहा है। हिमाचल प्रदेश ने बचत लैंप योजना करी, उन्होंने 20 साल पहले जितने लट्टू वाले लैंप थे सारे फ्री में बदल दिए और गाँव को CFL दे दिए, फिर बाद में ये दे दिए, ये लैंप दे दिए, और उससे जितनी बिजली की बचत करी उन्होंने उसका कार्बन क्रेडिट ली थी हिमाचल गवर्नमेंट। बहुत इनोवेटिव काम हिमाचल गवर्नमेंट कर रही है। जैसे आपने बताया कि पेड़ बड़ा पेड़ है, मतलब पेड़ पेड़ लगाने पे बैन लगा हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन पेड़ जब अपनी फॉरेस्ट के वैज्ञानिक नियम है जब वो 70 80 100 साल की उम्र पार कर लेता है वो उसकी ग्रोथ होती नहीं है। अगर आदमी भी बड़ा हो गया 100 साल, मेरी उम्र बढ़ गई, 60 70 साल बाद मोटा आदमी कमजोर 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 होना शुरू हो जाता है। वही पेड़ में भी होता है। मेरे अंदर, पेड़ के अंदर जो नेगी जी ने कहा 50% कार्बन है, मेरे अंदर भी 50% कार्बन है। मेरी बॉडी भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी हुई है, 50% कार्बन ह्यूमन में भी है। लेकिन मेरी जो कार्बन आती है वो पेड़ से आती है, वो कार्बन न्यूट्रल है। पेड़ ने जो कार्बन ली वो हवा से ली, उसने ऑक्सीजन से ली। मेरी कार्बन न्यूट्रल, इसलिए मैंने चाहे धान का खेत से मैंने गेहूं खाया, धान खाया, तो गेहूं ने जो 3 महीने जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, 3 महीने लगे ना उसको ग्रो को, 3 4 महीने, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली उसमें, जो उसमें वो गेहूं मैंने खा लिया। मेरे शरीर में, मेरी ऊर्जा ने बर्न किया उसको, चाहे ऑक्सीजन के रूप में किया, मेरे फिकल उसमें किया, तो वो कार्बन न्यूट्रल है मेरी कार्बन। तो मेरी सांस लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेड़ जब जलता है, मरता है, तो एटमॉस्फेयर जो उसने जो 100 साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रखी थी अपनी बॉडी में, वो जलते उड़ जाती है, वहाँ एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एडिशनल वैल्यू आ जाती है। लेकिन फिर भी वो उतनी नहीं है। अगर उसने 80 साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, उसको अगर मैं काट के और फिर ये ड्यूरेबल हार्डवुड प्रोडक्ट में बदल दिया, लकड़ी में बदल दिया, दरवाजे में बदल दिया, चौखटे में बदल दिया, कुर्सियाँ बदल दिया, मेज़ें में बदल दिया, अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक कुर्सियाँ आ गई हैं, ये लकड़ी कुर्सियों ये हो, तो फिर 50 100 साल तक वो कार्बन लॉक ही रह जाती है मेरे इसमें। लेकिन जब उसको जलाता हूँ तो नुकसान हो जाता है, वो चले जाती है वापस। तो अगर वो जो पुराना पेड़ 100 साल का चीड़ का पेड़ मेरा था, जैसे आपका चीड़ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, वो पेड़ उसकी, क्योंकि उसका छत्र इतना बड़ा होता है कि नीचे छोटे मोटे पेड़ आते नहीं है। अगर वो पेड़ 100 साल 80 साल की उम्र हो गई है, वो कट जाए, और कटने के बाद शर्त ये हो कि वो पेड़ ग्राम को दो, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत को दें, लोगों को दें, और उस पेड़ को वो घर बनाने के लिए, ड्यूरेबल वुड प्रोडक्ट के लिए वो लकड़ी पिछले आगे वाले और 100 साल के लिए लॉक रहे कार्बन उसमें, तो वो एक अच्छी विन विन सिचुएशन को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या कह सकता हूँ उसकी मालूम नहीं, मतलब सबके लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ये पॉलिसी मैंने उत्तराखंड के भी पॉलिसी वालों को दी, और वो शायद सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अप्रोच नहीं कर सके उसको। तो एक वैज्ञानिक सोच है कि उस लकड़ी को जलाऊंगा नहीं मैं, उस लकड़ी को मैं, ये अगर पंचायत भवन में यहाँ बदल दिया, घर में बदल दिया, बजाय लिंटर के 1 क्यूबिक मीटर जब मैं सीमेंट यूज़ करता हूँ तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता हूँ। जो फैक्ट्री चली मेरी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बनाने में लगा, कोयले में लगा, और वही 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी को जब मैं इस हिसाब में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 1 टन कार्बन मेरी आने वाले और 150 साल के लिए फिक्स हो जाती है। ये एक बेनिफिट है इसका। तो ट्रेडिंग पेड़ लगाने के लिए मिल रही है, और दुनिया में कुछ संस्थाएं हार्वेस्टेड वुड प्रोडक्ट को, ड्यूरेबल वुड प्रोडक्ट को भी क्रेडिट देती हैं कि अगर मैं लकड़ी में प्रूव करूँगी, लकड़ी 100 साल के मैंने यहाँ रख दी, 50 साल के लिए जमा कर दिया, कुर्सी में, बेज में, फर्नीचर में, दीवार में, चौखट में, मकान में। यूरोप में कंसेप्ट आ गई, सब लकड़ी के घर बना रहे हैं वो, लेकिन उसको सस्टेनेबल वे में करते हैं। अगर मैंने 1 पेड़ काटा 10 पेड़ और लगाऊं, ये नहीं कि जंगल काट दिया और वहाँ मैंने खेती कर दी, तब नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन जो उसने ली थी वहाँ से वो दोबारा रिप्लेस नहीं हुई उस जगह पे, तो ये इस तरह कंसेप्ट है। तो धीरे धीरे कार्बन एक व्यापारिक वस्तु बनने लगी, और ये व्यापार के नियम है, नियम बड़े सख्त हैं, मैं उस नियम के डिटेल में जाऊंगा नहीं। आज जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, 10 साल 15 साल बाद देखने धरातल पे उतरेगी। भारत सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं, भारत सरकार ने ये बोला है, जब हम पेरिस समझौते में आए, पहले जो समझौता हुआ उसमें डेवलप्ड विकसित देश ही कम करेंगे, विकासशील देश को छूट दे दी। 2020 में पेरिस समझौता हुआ, उन्होंने कहा यार 97 से 90 तक 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, बहुत हो गया, अब आप लोग भी कम करो, जो डेवलपिंग कंट्री को बोला आप भी कम करो। तो इनको ये, उन पर जरूर उन्होंने बाउंडेशन लगाई थी कि 5% कम करेंगे आप। इनको बोला आप स्वेच्छा से बताओ कितना कम कर सकते हो आप स्वेच्छा से बोले कितना कम करें, लेकिन जो स्वेच्छा से बोलेंगे उसका पालन करो। तो इसको बोला उन्होंने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, NDC बोलते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आप अपने आप में निर्धारण कर लो क्या करेंगे। तो भारत सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट किए। मोदी सरकार ने तो बोला कि 270 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब मेरे यहाँ कार्बन फेंकना बंद हो जाएगा। न्यूट्रल कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री चलती है, कार्बन चलता रहेगा, लेकिन ये होगा जितना हम कार्बन फेंकेंगे उतना हम अन्य तरीकों से कैप्चर कर लेंगे, हमारे फॉरेस्ट को कार्बन कैप्चर कर देंगे। तो कार्बन न्यूट्रलिटी कई देशों ने 2050 बोला, 60 बोला, लेकिन हमने 2070 बोला है। हमने बोला 2030 तक, नेगी जी ने भी इस किताब में उसको लिखा है कि 250 से 300 करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हम जंगलों से कैप्चर करेंगे। 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे। उसके लिए बहुत बड़ा लार्ज स्केल अफोरेस्टेशन, ग्रीन इंडिया मिशन भारत सरकार का चल रहा है, उत्तराखंड सरकार भी ग्रीन इंडिया मिशन चला रही है। तो ये भी प्रोग्राम बहुत हैं सरकार के। भारत सरकार एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी लाई है अभी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस उसमें कर रहे हैं कि वो वन विभाग को कह रहे हैं आप आइडेंटिफाई करो ज़मीन,
और उस ज़मीन पे वो कॉर्पोरेट पैसा देगा उसको और पेड़ लगाएगा। और वो मतलब काफ़ी बहुत बहुत महंगा है, तो इसलिए वन पंचायत या छोटी संस्था में बस कुछ है नहीं। ये जो कंसेप्ट है, ये पेड़ जरूर नहीं कि चीड़ वहाँ होना चाहिए, कोई भी पेड़ हो, मेरा अमरूद का पेड़ हो, फल का पेड़ हो, नारंगी का पेड़ होना चाहिए उसको। वो पेड़ कार्बन कैप्चर कर रहा है, और वो कार्बन केवल उसके पर्यावरणीय वैल्यूज के अंदर जो गैस हवा वही है, पेड़ आपका ही है। आप चाहे अगर इमारती लकड़ी अगर यूक्लिप्टस पॉपुलर या चीड़ लगा रहे हो, अगर आपके वर्किंग प्लान में उसमें जो माइक्रो प्लान है कि मेरे को 10 साल में काटना है तो काट भी सकते हैं, प्रोजेक्ट आप लगाएंगे उसको दोबारा, उसका लैंड उसके फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रखेंगे। तो जो वन पंचायत के सरपंच हैं, मैं आपको ये प्रार्थना इसमें कर सकता हूँ, जब आपका माइक्रो प्लान बनता है तो माइक्रो प्लान में ये चीज़ अवश्य डाल दें कि जो माइक्रो प्लान जो कुछ हम प्लांटेशन कर रहे हैं, भविष्य में कार्बन क्रेडिट की संभावना भी हम इसमें तलाशेंगे, कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हैं हम इसमें, ताकि भविष्य में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कहें देखो हमने अपने माइक्रो प्लान में पहले डाल दी थी ये चीज़, ये आज नहीं है, हमने 10 साल पहले सोच लिया था। तो माइक्रो प्लान जो आपका बनता है उसमें आप इसको डलवा सकते हैं। और जैसे नेगी साहब ने एक गाँव का एग्जाम्पल दिया कि जल आ रहा है, तो एक नेगी साहब ने बहुत काम किया, पर्यावरणीय जो सेवाएं मिलती हैं हमको, फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस जिनको कहते हैं, तो हवा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी इकोसिस्टम सर्विस है जो पूरी तरह से नापी जा सकती है, वेरीफाई की जा सकती है, वैलिडेट की जा सकती है। जंगल से पानी आता है, आप जब पानी देखिए, पानी जंगल पैदा नहीं करता, पानी फिक्स है, उसका एक जल का चक्र है, आएगा, वाष्प बनेगा, बारिश होगी, जंगल में जाएगा, नदी नाले में आएगा, धारे में आएगा, नौले में आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उड़ेगा। लेकिन मेरा जंगल उसको रेगुलेट करता है, रोकता है, बहने से रोकता है। और या बर्फ भी पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पिघल के वो पानी मेरे जंगल में आ रहा है, और जंगल उसको रोक के रखा था कि साल भर लगातार आपको पानी मिलता रहे। अगर मेरी पंचायत में अच्छा जंगल है, हरा भरा जंगल है, बढ़िया आपने मेंटेन किया हुआ है, तो पानी मेरे को लगातार मिलता रहेगा। अगर आपने अनुभव किया हो पुराने लोगों ने, कुछ वनों में 50 साल पहले जो जल का स्रोत था, धीरे धीरे कई जगह कम हो गया, कई जगह सूख गए। ऐसी जो सारा जो अपना जो नई स्कीम आई है, इन्होंने कई आंकड़े दिए कि हजारों जल स्रोत जो हमारे सूख गए हैं। तो ये एक वन पंचायत जो जिसका एग्जाम्पल दे रहे थे, हिमाचल में एक वन पंचायत है, इसके नीचे पालमपुर म्यूनिसपैलिटी है, उसके जंगल से पानी आता है, और ये 15-20 साल पहले वो म्यूनिसपैलिटी उस वन पंचायत को 10,000 रुपये साल देती थी। आज की तारीख में वैल्यू मालूम नहीं है मेरे को, कि आप अपने जंगल को हरा भरा बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए, सो दैट मेरी म्यूनिसपैलिटी को पानी लगातार मिलता रहे। अगर आज आपके जंगल जो पानी दे रहा है, पानी बच रहा है, वो पानी जब नीचे जो भी उसका यूज़र है, अगर गांव वाले ठीक है उनको तो पानी है, लेकिन अगर व्यापारिक के लिए वो पानी इस्तेमाल हो रहा है, म्यूनिसपैलिटी, नगर पालिका, शहर उस पानी को इस्तेमाल कर रहा है, होटल उस पानी को इस्तेमाल कर रहा है, तो वन पंचायत उसका प्रोग्राम बना के वो चीज़ ले सकती हैं। आपके यहाँ कोई वाटर का स्रोत है, झरना है, स्प्रिंग है, उसको एज ए टूरिस्ट आपके रूप में, टूरिस्ट वैल्यू के रूप में आप उसको प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। आप उसमें जो टूरिस्ट आता है उस पर गाड़ी पार्किंग का पैसा लें, उसको विजिट करने का पैसा, ये इकोसिस्टम सर्विस है, जो कि अभी तक तो नेगी साहब ने बहुत लोग पेपर छाप दिए, हमारी करोड़ों रुपए की पर्यावरण सेवा देता है हमारा वन, लाखों रुपए की देता है। एसपी सिंह साहब ने तो कितने अरबों रुपए तक की पर्यावरण सेवा निकाल दी। भारत सरकार की ग्रीन बोनस दो, ग्रीन बोनस दो, लेकिन वो ग्रीन बोनस मिलता है भारत सरकार को, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो है, ये हर राज्य में जितना वन है उसके हिसाब से 7.5% एडिशनल वेटेज देता है उसको, क्योंकि जंगल उड़ने जाते हैं, वो पहाड़ों में सड़क जाती है, एक पेड़ कटने से, एक पेड़ खड़े होने से सड़कें मिल रही है, हमारी नहीं बन रही है सड़क, क्योंकि वो जंगल काटना मना है, पेड़ काटना मना है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार का वित्त आयोग 7.5% की वेटेज देता है राज्यों को, जो टैक्स से पैसा आता है। और उसमें इस बात पे, क्योंकि जंगल मेंटेन करने से डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। अगर सरकार जंगल काटने पर तो सारे आ जाएंगे ना, अपने होम स्टे बना देंगे, रिजॉर्ट बना देंगे, वो नहीं बन रहे, उद्योग नहीं लग रहे हैं, तो उससे मेरी विकास की जो अपॉर्चुनिटी है वो रुक रही है। इसके लिए भारत सरकार कंपनसेट करती है राज्य सरकार को, लेकिन वो पैसा राज्य सरकार को जाता है, वन विभाग को नहीं जाता, कम्युनिटी को नहीं जाता। राज्य सरकार उससे अपने खर्चे कम, कार कूर ये वो सब देती है, वन फॉरेस्ट को भी नहीं देती। तो ये जो राज्य हमारे अरुणाचल है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल, इनको बहुत पैसा मिलता है। जैसे हम जब जीएसटी की रसीद कटती है ना, तो अगर 15%, 7.5% स्टेट जीएसटी होता है, 7.5% सेंट्रल जीएसटी होता है। स्टेट जीएसटी तुरंत स्टेट को मिल जाता है, जो 7.5% सेंटर में आता है, सेंटर उसको बांटती है सब स्टेट को। उस बांटने में जो फार्मूला उनका है, राज्यों के आबादी है, जनसंख्या है, विकास, फॉरेस्ट एरिया भी एक फार्मूला उसका है। 7.5% वेट है फॉरेस्ट एरिया की तरफ से, सेंट्रल टैक्स बांटता है, बहुत मिलता है हमको, सेंट्रल टैक्स का हिस्सा बहुत मिलता है। ये सब बातें जो हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ सुनते रहें कुमाऊं वानी, अपन रेडियो अपन बात, और मैं नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।